देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, देखिए इसको समझिए। बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है कुछ अलग अलग केसेस में। ओके, तो अभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये हम देख चुके हैं। बट अभी भी क्या है, कुछ ऐसे पोजीशंस हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें। अभी अभी बेसिक हमें अप्रोच बताती है उसकी हेल्प से, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होगा। जैसे कि सपोज मैं आपको बोल दूं कि एक स्फेयर है, उस स्फेयर पे मैंने चार्ज दे दिया है, पूरे पूरे स्फेयर पे हर एक पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट उसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड बतानी है, तो जो बेसिक अप्रोच हमारे पास है उस बेसिक अप्रोच से फील्ड निकालना थोड़ा सा टफ है। ओके, गॉस लॉ की हेल्प से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर हम फील्ड को निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो उसमें से कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में। ओके, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं गॉस लॉ का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड और hollow electric field due to hollow और charged electric field due to charged hollow solid conducting sphere। किसकी बात कर रहे हैं हम, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? तो अभी एक हॉलो स्फेयर हो, थिन वॉल का हॉलो स्फेयर हो, सॉलिड हो। ओके, सॉलिड हो तो कंडक्टिंग होना चाहिए, हॉलो हो तो कोई भी हो चलेगा। ठीक है, दैट मीन अगर हम एक हॉलो स्फेयर लें, वो भी इस तरह का हॉलो स्फेयर ले रहे हैं हम, ठीक है, जिसकी वॉल बहुत थिन है, तो इस तरह का आप हॉलो स्फेयर ले सकते हैं। कंडक्टिंग हो या किसी इंसुलेटेड मटेरियल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में हमें फील्ड लिखनी है। देखिए फील्ड लिखने के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी ये देखी कि इसके अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्री चार्ज होता है। तो अभी इसके अंदर वो जो फ्री चार्ज है वो पूरे पूरे बॉडी के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है। लेट अगर आप किसी कंडक्टिंग बॉडी को कोई चार्ज उसके इंटीरियर में प्लेस कर दो, मैंने एक स्फेयर के अंदर हर एक पॉइंट पे ऐसे चार्ज रख दिया एंड मैंने बोला ही कि कंडक्टिंग स्फेयर था। तो जैसे ही आप चार्ज ऐसे रखोगे तो इन चार्जेस के बीच में एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा होगा आपस में ही। तो अगर आप इनको कहीं पे भी रखोगे तो ड्यू टू रिपल्सन ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाना चाहेंगे, एंड जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाना चाहेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस अगर बनाना चाहे सबसे आपस में एक दूसरे से, तो इन दैट केस ये कहां पर आएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है क्या? ओके, तो पूरा पूरा चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पे। तो आप इसको अभी फिलहाल याद भी रख सकते हैं, ये कंडक्टर आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आपको ये चीज डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। अभी फिलहाल आप ये याद भी रख सकते हैं कि अगर हम कोई भी कंडक्टिंग बॉडी लेते हैं तो उस पे जो कुछ भी चार्ज आप दोगे वो सारा का सारा ऑलवेज उसकी सरफेस पे रिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो ये जो क्यू चार्ज था वो पूरा पूरा कहां पर है, इसकी सरफेस पे इस तरह से आप है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्फेयर के अंदर मैंने इस स्फेयर के सराउंडिंग स्पेस में मैंने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया हुआ है, पॉइंट 1। ओके, आउटसाइड द स्फेयर किसी पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने इसकी सरफेस पे लिया हुआ है, एट द सरफेस इस स्फेयर की सरफेस पे फील्ड कितनी होगी। एंड एक पॉइंट मैंने लिया हुआ है पॉइंट 3, किसी
अंदर किसी पॉइंट पर, स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी ये हमें लिखनी है। रेडियस मैंने आर एज्यूम कर रखी है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी आर है। क्लियर है क्या? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इन तीनों पॉइंट्स पर मुझे फील्ड निकालनी है। फील्ड निकालने के लिए हमारी क्या अप्रोच होने वाली है देखिएगा, तो मैं फॉर पॉइंट 1 बात कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ पॉइंट 1 पर। तो लेट अगर हमको पॉइंट 1 पर फील्ड निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि बेसिकली गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल तो हर एक इंस्टेंट पे, हर एक जगह पर है। आप ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल किसी भी क्लोज कर्व्ड सरफेस के लिए लिख देंगे तो वो ऑलवेज 1/ε0 इनटू क्यू इनक्लोज के इक्वल आएगा ही आएगा। बट उसका प्रैक्टिकल यूज हम तब कर पाएंगे, उसको प्रैक्टिकली हम उसका एडवांटेज तब ले पाएंगे जब हम किसी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऐसी गॉसियन सरफेस अज्यूम कर सके जो उस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल हो। समझिएगा, मैं गॉस थ्योरम का एडवांटेज लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड उन पॉइंट्स पे ही कैलकुलेट कर सकता हूं जहां पर मुझे कोई ऐसी गॉसियन सरफेस अज्यूम करने को मिले जो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्रिकल हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां पर देखें तो हमें एक इस तरह का चार्ज स्फीयर गिवन था। तो चार्ज स्फीयर का मतलब है कि जो क्यू चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मुझे एक ऐसी गॉसियन सरफेस चाहिए जो इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्रिकल हो। तो स्फीयर के लिए सिमेट्रिकल सरफेस जो इसको इनक्लोज करे वो तो स्फेरिकल ही हो सकती है। तो आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली हम एक स्फेरिकल सरफेस अगर ले ले तो वो हर तरफ से इस चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर रही होगी। ठीक है क्या? एंड जिस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालनी है, पॉइंट 1 यहाँ पर था, तो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से भी पास होने चाहिए जिस पॉइंट से हमें फील्ड निकालनी है। तो अभी यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम देखें तो पॉइंट 1 से पास होने वाली एक गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम की हुई है ये। ओके, ये एक मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पर अज्यूम की हुई है, स्फीयर को इनक्लोज करती हुई एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ली हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से कि सिमेट्रिकल फील्ड लेने के क्या एडवांटेज मुझे मिल रहे हैं। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट 1 है, बाकी पॉइंट्स भी यहीं पे हैं। इस तरह का कुछ केस है। पॉइंट 1 पर जो ये मैंने बोल दिया पॉइंट 1 से पास हो रही है गॉसियन सरफेस। अभी सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेने के मुझे क्या एडवांटेज मिल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस गॉसियन सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू लेट अगर ई है तो उतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए फील्ड का हर एक पॉइंट पर। समझ पा रहे हैं क्या? आप कहीं पे भी कोई पॉइंट कंसीडर करें, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही आपको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर ई फील्ड है तो हर एक पॉइंट पे फील्ड ई होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? देन सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अभी सिमेट्रिकली यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, एज वेल एज जो डायरेक्शन होगी फील्ड की उसके अंदर भी कुछ सिमेट्री का यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि अगर किसी एक पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैं मान लूं कि लेट इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल है सरफेस के, दैट मीन नॉर्मल सरफेस के मतलब इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो भी आपको नॉर्मल ही मिलनी चाहिए। क्लियर है क्या? इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो भी आपको नॉर्मल ही मिलनी चाहिए। इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो भी आपको नॉर्मल ही मिलनी चाहिए। तो फील्ड लाइंस, सारी की सारी जो फील्ड लाइंस थी जो यहाँ पर आपको पास होती हुई दिख रही होंगी, उनका भी जो अरेंजमेंट होगा वो भी तो सिमेट्रिकल होगा इस चार्ज के अबाउट। तो इन दैट केस आपको सिर्फ ये एक अरेंजमेंट मिल सकता है कि फील्ड लाइन सारी की सारी ऐसे जा रही हो। आप किसी भी एक फील्ड को किसी एक तरफ इंक्लाइन करोगे तो सिमेट्री खत्म होने लगेगी। समझ पा रहे हैं क्या? लेट अगर ये वेक्टर ऐसा ना हो करके, ये वाला वेक्टर यहाँ पर देखिए, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे देखिए, मैं बोल रहा हूँ लेट अगर ये वेक्टर इधर ना हो करके बल्कि इधर होता, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, तो अब आपको दिख रहा है सिमेट्री खत्म हो गई। क्लियर है क्या? तो सिमेट्री रखने का मतलब है कि यहाँ पे फील्ड जो होगी वो भी इस तरह से जारी होगी। ओके, ये मुझे एक अरेंजमेंट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब इस पूरी की पूरी कर्व सरफेस से, दैट मीन इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं बोल रहा हूँ फॉर दिस गॉसियन सरफेस
ई डॉट डी एस जो होगा उसका जो इंटीग्रल होगा पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, वो इक्वल होने वाला 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज्ड। कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो रहा है, कोई बताएगा कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है इसके अंदर? तो आप बोलोगे पूरा का पूरा स्फीयर है इसके अंदर, एंड उस पूरे के पूरे स्फीयर पे टोटल चार्ज क्यू था, तो टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज हुआ है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है क्या? बताइए भाई, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब इस पॉइंट के बाद फर्दर देखिए क्या करना है, ई डॉट डीएस लिखना है। ई डॉट डीएस का मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं, देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इस गॉसियन सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया है, उस एलिमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो उसी तरफ है जिधर फील्ड फील्ड वेक्टर है। क्या ठीक है क्या? सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो छोटा सा एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर होगा, एंड इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो भी हमें सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। आप यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करोगे, इस पॉइंट पर अगर आप छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर करो तो उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर एंड उस पॉइंट पे जो फील्ड है, तो हर एक पॉइंट पे जो एलिमेंट है उसका जो एरिया वेक्टर है, स्मॉल एरिया वेक्टर, वो तो उस पॉइंट पे फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो अगर आप यहाँ पर इस वाली क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये जो मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, समझिए इसको, ई डॉट डी एस, तो आप बोल सकते हो कि इसको पहले तो मैं यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। दिस विल बी ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। हर एक एलिमेंट के लिए सेम ही पॉइंट तो है, हर एक एलिमेंट के लिए जो कॉस है उसका, वो सॉरी जो एंगल है ई एंड एरिया के बीच में, वो तो 0 ही है। तो दिस विल बी सिंपली ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 1 हो गया, ई डॉट डी एस, ई इंटू डी एस था। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिंपली ये जो रिजल्ट अब लिखा है ये वाला, इस वाले रिजल्ट में ई अब सिंपली मैग्नीट्यूड है, एंड मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे कॉमन है। तो अगर मैग्नीट्यूड कॉमन है तो ई तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, कांस्टेंट हो गया, एंड अगर ये कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचा हुआ, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके ठीक है क्या? देन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या हुआ, आप इस पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के लिए बात कर रहे हो, आपने गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट जो लिया था उसका एरिया डीएस बोला था, तो आप जब डीएस को इंटीग्रेट करोगे तो आप बेसिकली इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके जो स्मॉल एरियाज थे उन सबको सम अप करने की बात कर, तो डीएस का इंटीग्रेशन सिंपली क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। लेट अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट 1 की डिस्टेंस आर एज्यूम करूं पॉइंट ओ से, दैट मीन सेंटर से, तो गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है, गॉसियन सरफेस इज आल्सो अ स्फेरिकल सरफेस, तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, आर होगी। तो अभी यहाँ पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया बनेगा, इक्वल होने वाला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है, दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बनता हुआ दिख रहा है। बोलिए कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है क्या? यस ओके देन क्या हो रहा है फर्दर, देखिए अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जब हमने, अगर हमने पूरा का पूरा क्यू चार्ज, पूरा का पूरा क्यू चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड माना होता, तो इन दैट केस उससे आर डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट 1 लेते हम लोग, तो उस पॉइंट पे जो फील्ड आती वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आती, आती ना? तो आप बोल सकते हो कि जब हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली उस पूरे के पूरे चार्ज को, कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज गिवन है उस पूरे के पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हुए भी फील्ड लिख सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है। क्लियर? तो ये अभी पॉइंट 1 की हमने बात की, पॉइंट 1 के लिए हमने माना था कि वो कहां पर है, आउटसाइड द स्फीयर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं 4.2।
देखिए पॉइंट 2 की बात करें, फॉर पॉइंट 2 पॉइंट, अगर हमें फील्ड निकालनी है तो हमने यहाँ पर ये देखिए ये रिजल्ट एक यूज किया हुआ है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने फाइनल रिजल्ट निकाला हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट अगर यहाँ पर पॉइंट 1, देखिए ओरिजिनल डायग्राम में देखिए पॉइंट 1 की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो स्मॉल आर थी, है ना, ये हमने ली हुई थी। लेट अगर पॉइंट 1 यहाँ पर होता, थोड़ा सा क्लोज होता, 1 यहाँ पर ना हो बल्कि यहाँ पर होता इस पॉइंट पर, तो आप आर की ये वाली लेंथ लेते, आर क्या हो जाता, फिर ये वाली लेंथ हो जाता। अगर आप पॉइंट थोड़ा और क्लोज लेते, यहाँ पर लेते, तो आर कौन सा लेंथ हो जाता, ये वाली लेंथ हो जाता। अगर आप पॉइंट 2 पर आना चाहते हैं तो इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली कैपिटल आर ले लें तो इन दैट केस हम कहां पर पहुंच चुके होंगे, पॉइंट 2 पर पहुंच चुके होंगे। क्या समझ पा रहे हैं क्या डायग्राम को? देखिए अगर हम लगातार क्लोज आते जाए, सेंटर से लगातार क्लोज आते जाए, सेंटर से क्लोज आते जाए, तो जब हम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पे पहुंचेंगे एग्जैक्टली, तब आपको क्या दिख रहा है कि जो फील्ड होगी वो सरफेस पे फील्ड के इक्वल आने वाली है। ठीक है ना? तो इस वाले प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर सिंपली। केस 1 जो है दैट मीन पॉइंट 1 जो था उसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन यूज किया है उसके अंदर ही हम बोल रहे हैं स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दें अगर, तो ई की वैल्यू हमको इक्वल मिलने वाली है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतनी फील्ड हमको सरफेस पे मिलेगी, सरफेस पे मिलेगी या जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मिलेगी, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मिलेगी इतनी फील्ड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक थर्ड पॉइंट बचा हुआ है पॉइंट 3। पॉइंट 3 पर भी हमको फील्ड लिखनी है, फॉर पॉइंट 3। देखिए 1 मिनट, देखिए पॉइंट 3 पर भी फील्ड लिखनी है हमको। पॉइंट 3 पर फील्ड लिखने के लिए क्या करेंगे, ये ओरिजिनल हमारे पास स्फीयर था, ये था पॉइंट ओ इसका सेंटर, पॉइंट 1 आउटसाइड कहीं था, पॉइंट 2 सरफेस पे था, पॉइंट 3 पर भी हमको फील्ड लिखनी है, तो ये है पॉइंट 3। अगर पॉइंट 3 यहाँ पर है तो आपको एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस चाहिए, एंड वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से भी पास होनी चाहिए जहां पर आपको फील्ड निकालनी। तो हमें पॉइंट 3 पर फील्ड निकालनी है तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसी बनेगी, क्या इस तरह की गॉसियन सरफेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो गॉसियन सरफेस आपको मिल रही है, इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं गॉस थ्योरम ही लगा रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि फॉर गॉसियन सरफेस, यह है गॉसियन सरफेस, E डॉट ds का इंटीग्रेशन इक्वल होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू इनक्लोज्ड। ये आपको रिजल्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब आप इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे है। एंड अगर सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है तो जब आप ये गॉसियन सरफेस ज्यूम कर रहे हो तो इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हुआ, कितना चार्ज इंक्लोज हुआ इसके अंदर, 0। एंड अगर इसके अंदर चार्ज 0 इंक्लोज हो रहा है तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें जो आरएचएस वाला पार्ट है उसमें क्यू इंक्लोज तो 0 हो गया, सो दैट ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको ये रिजल्ट अब ऐसे दिखने लगा, दिस इज ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, एंड ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है क्या, इस एक्सप्रेशन से आप फर्दर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम ही होगी। अगर हर किसी एक पॉइंट पे फील्ड इनकमिंग है तो हर एक पॉइंट दैट मीन किसी एक पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको सेंटर की तरफ मान ले, लेट हम मान लेते हैं कि सेंटर की तरफ, तो हर एक पॉइंट पे फील्ड थी, अंदर की तरफ थी, फील्ड लाइंस तो यहाँ पर क्रॉस करके आ रही थी सरफेस को, और नेट फ्लक्स 0 नहीं होना चाहिए था। अगर आप मान लो कि यहाँ पर फील्ड जो थी वो बाहर की तरफ थी, लेट ऐसे जा रही थी, तो हर एक पॉइंट पे बाहर की तरफ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी। इन दैट केस ऑल्सो नेट फ्लक्स यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ तो 0 है नेट फ्लक्स। दैट मीन फील्ड लाइंस ना अंदर आ रही होंगी ना बाहर की तरफ जा रही होंगी। इन दैट केस ओनली नेट फ्लक्स आपको 0 मिलने वाला है। तो नेट फ्लक्स अगर 0 है तो यहाँ से हम ये लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, हर एक पॉइंट पे 0 होगी, तभी नेट फ्लक्स हमको 0 मिल रहा होगा।
समझ पा रहे हैं क्या? तो ये कुछ रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं। अगर मैं ग्राफ देखूं, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट की, उनके बीच का ग्राफ देखें, ई आर ग्राफ, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है। देखें, ये इस पे लिया हुआ है, इस पे टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मैं ग्राफ बना रहा हूं। मैं ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पर वाई एंड देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है एंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने पोजीशन आर ली हुई है। सेंटर पे, सेंटर पे अगर आप फील्ड देखो तो ई इनसाइड आपको दिख रहा है, ई इनसाइड कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जब आपने पॉइंट 3 की बात की तो पॉइंट 3 पर फील्ड कितनी है? 0 है। तो पॉइंट 3 पे क्या मतलब, कहीं पे भी आप जाएंगे तो पॉइंट अंदर ही रहेंगे आप स्फीयर में। जब तक आप अंदर रहेंगे तब तक आपको गॉसियन सरफेस जो मिलेगी उसके अंदर नेट चार्ज क्लोज कितना मिलेगा? 0। तो अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे 0 मिल रही है। तो जब तक आप स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर लेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू आप लेस देन कैपिटल आर लेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल रही थी? 0 मिल रही थी। ठीक है, एंड जैसे ही आप स्मॉल आर की वैल्यू जस्ट कैपिटल आर पे पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिलने लगी? तो दिस बिकम्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे ही आर की वैल्यू जस्ट आर कैपिटल आर पहुंची या उससे थोड़ा सा भी ज्यादा पहुंची, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद फर्दर देखें, फर्दर तो फर्दर आपको ग्राफ ये वाला दिख रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर था आउटसाइड के लिए। तो बाहर की फील्ड देखेंगे, ई आउटसाइड देखेंगे अगर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, दिस इज ई आउटसाइड। आउटसाइड जो फील्ड होगी वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इस तरह से। एंड यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन निकाला है इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज ई इनसाइड एंड दिस इज 0। ई इनसाइड कितना है? 0 है हर एक पॉइंट पर। क्लियर? देखिए ये, तो अंदर फील्ड 0 थी, सरफेस पे पहुंच के के क्यू बाई आर स्क्वायर हुई। देन उसके बाद ई जो है वो आर के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। अब अगर अगर आप पॉइंट 1 को बहुत दूर ले जाओगे, दैट मीन अगर आप इस स्फीयर से बहुत दूर किसी पॉइंट पर फील्ड देखोगे, तो आपको यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर स्मॉल आर कितना लेना पड़ेगा? स्मॉल आर कितना लेना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन के अंदर? इनफाइनाइट। एंड अगर आप इसको इनफाइनाइट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाने वाली है? 0 बन जाने वाली है। तो इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाने वाली है। तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन आर का। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक field due to uniformly charged solid non-conducting sphere। देखिए, देखिए ये क्या है, हमने इस बार एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। ठीक है, इस तरह से इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई इसमें आप चार्ज जहां पर भी रख देंगे चार्ज वहीं पर रहेगा, फ्री नहीं होगा मूव करने के लिए, फ्री चार्ज नहीं होगा।
तो इन दैट केस आप इसको हर एक पॉइंट पर चार्ज दे सकते हैं। अभी हमने किसकी बात की, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्मली इसके अंदर हर एक पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने यहाँ पर ये इसका सेंटर माना हुआ है, देन हर एक पॉइंट पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड माना हुआ है। ओके, ये मैंने एक केस कंसीडर कर रखा है। ये लेट टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है, रेडियस आर एज्यूम कर रखी है, लेट दिस रेडियस इज आर। अब हमको अगेन फील्ड बतानी है, कहां कहां पर फील्ड बतानी है, तो हम अगेन यहां पर बात कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट वन आउटसाइड द स्फीयर, किसी पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है, दैट मीन आउटसाइड द स्फीयर फील्ड कितनी होगी, सरफेस पे फील्ड कितनी होगी, पॉइंट टू पर फील्ड कितनी होगी, एंड इनसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी। ये हमें तीन केसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ये तीन केसेस हमें इस बार वापस से करते हैं। सबसे पहले पॉइंट वन पर फील्ड अगर हमको निकालनी होती है, तो पॉइंट वन पर फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, हम इस केस में अगेन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिख रहा है उसके सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे जो उस पॉइंट से भी पास हो रही होगी जहां पर हमको फील्ड निकालनी है। तो फॉर पॉइंट वन, लेट अगर ये है ओरिजिनल स्फीयर, ये है ओके, मान लेते हैं कि ये है ओरिजिनल स्फीयर, पॉइंट वन यहां पर था, सेंटर से जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकालना है उस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हर बार हम बोल रहे हैं स्मॉल आर है। तो अभी फर्स्ट केस में आप बोल सकते हैं कि आर ग्रेटर देन है, ठीक है ना। तो हम आउटसाइड पोजीशन की बात कर रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हमें फील्ड निकालनी है, ठीक है। लेट पॉइंट वन पे फील्ड निकालनी होती है अगर, तो हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं जो पॉइंट वन से पास हो रही होती है इस तरह की। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम की हुई है। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे अज्यूम की हुई है। इस गॉसियन सरफेस के लिए आप बोल रहे हो कि सिमेट्रिकल है, एज वेल एज उस पॉइंट वन से भी पास हो रही है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए सेम लॉजिक यहाँ पर हम देंगे अगेन, जो अभी लास्ट वाले केस में जब हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किया वो वाला केस था। आप इसके किसी भी पॉइंट पर बोलोगे कि सिमेट्री की वजह से जो फील्ड होनी चाहिए वो हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए, एंड एक्शन का सेंस भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मानोगे तो आपको हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही मिलने वाली है, नॉर्मल ही मिलने वाली है। यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, 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 ऐसे हर एक पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड यहाँ पर फील्ड लाइन जाती हुई दिखेंगी। ओके, देन इसके साथ साथ यहाँ पर आप बोल सकते हो इसके साथ साथ क्या, कि इस वाले केस में जो गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम की हुई है, ओके, उसके हर एक पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में होंगे, सो दैट कि जब आप ई डॉट डी एस यहाँ पे लिखोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है गॉस थ्योरम का उसको देखें, तो आप उसके लिए लिखोगे ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, सेम लॉजिक, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज्ड। इस केस में गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, तो पूरा का पूरा स्फीयर अंदर है इसके, तो पूरा पूरा प्लस क्यू चार्ज जो था वो इसके अंदर है यहाँ पर, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने। ई डॉट डी एस को सॉल्व करेंगे तो सेम लॉजिक है, यहाँ पर ई एंड डी एस हर एक पॉइंट पे सेम एंगल के लॉन्ग है, तो ई डॉट डी एस में ई डी एस कॉस जीरो बनेगा। ई मैग्नीट्यूड होगा, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो मैं इतने सारे स्टेप्स एक साथ कर रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, तो आप बोल रहे हो कि लेट अगर यहाँ पर पॉइंट वन पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे था, तो आपने ये जो गॉसियन सरफेस ली उसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी। तो टोटल यहाँ पर जो सरफेस एरिया मिलने वाला है इस गॉसियन सरफेस का, वो होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, so this will be E into 4 pi r square, 1 upon epsilon naught into Q। E अगेन उतना ही आ रहा है, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square।
E इक्वल है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगेन हम सेम लॉजिक बोल सकते हैं कि आउटसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड देखें, ओके, हम अगर E आउटसाइड लिखें तो E आउटसाइड 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रही है। एंड आप बोल सकते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर एज्यूम करके इस पॉइंट 1 पर फील्ड लिखते तो भी इतना ही रिजल्ट मिलने वाला था। तो जब हम आउटसाइड फील्ड निकालना चाहते हैं, कोई भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, कुछ भी हो, आप उसके लिए हमेशा पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे एज्यूम करके फील्ड लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 के लिए सिंपली ये था। फॉर पॉइंट 2, पॉइंट 2 का मतलब क्या हुआ, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर वाला केस है ये। एंड आप बोल रहे हो एट द सरफेस ऑफ स्फीयर हम फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने के लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे, तो आप कहां पर होंगे, जस्ट सरफेस पे होंगे। तो ई एट सरफेस के लिए आप स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर लोगे तो दिस रिजल्ट विल बी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। दैट मीन ई एट सरफेस जो है वो आपको कुछ इतना मिला, ई एट सरफेस आपको कितना मिल रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, देन पॉइंट 3 की बात करना है। फॉर पॉइंट 3, सॉरी पॉइंट 1 की बात करना है। हाँ ठीक है, पॉइंट 3 की बात कर रहे हैं। पॉइंट 3 कहाँ पर है, देखिए पॉइंट 3 कहाँ पर है, इनसाइड द स्फीयर। इस पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालनी है तो आप बोल रहे हो कि स्मॉल आर, सेंटर से पॉइंट 3 की डिस्टेंस को अगर स्मॉल आर मानेंगे तो इस बार कैपिटल आर से कम है। दैट मीन आप कहाँ पर है, इनसाइड द स्फीयर, आप फील्ड की बात कर रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है आपको तो अगेन हमें इस बार गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देखिए केस 3 के लिए मैंने माना हुआ है ये ओरिजिनल स्फीयर था जो हमें गिवन था। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहा है सेंटर, दिस वाज पॉइंट 3। हमें पॉइंट 3 पर फील्ड निकालनी है। पॉइंट 3 पर फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर एज्यूम करने वाले हैं कि एक गॉसियन सरफेस चाहिए जो कि सिमेट्रिकल हो और उस पॉइंट 3 से पास भी हो। तो ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस आपको स्फेरिकल ही मिलने वाली है, तो ये आपको एक गॉसियन सरफेस मिल गई। क्लियर। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हम यहाँ पर फर्दर गॉस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, देखिएगा आप गॉस थ्योरम लगाएंगे अगर तो क्या बोलेंगे, इस केस में ई डॉट ds का इंटीग्रेशन इक्वल होने वाला है कि इक्वल होने वाला है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज्ड। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस से अब हमको यहाँ पर क्या दिखने वाली, देखिएगा इस बार देखें तो अभी चार्ज पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर एक पॉइंट पे चार्ज है। तो अब इस बार आपको दिख रहा है कि ये जो गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम की है इसके अंदर कुछ नॉन जीरो चार्ज आपको मिल रहा है। उसको हम मान ले कि लेट जो इसके अंदर चार्ज है वो है क्यू डैश। मैंने अज्यूम कर रखा है कि इस वाले पार्ट के अंदर जो चार्ज है कितना है, क्यू डैश है। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू इस बार कितनी है, क्यू डैश है। ठीक है क्या। अब जो ई डॉट डी एस वाला पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बोल रहे हैं अगेन कि सरफेस कैसी है, सिमेट्रिकल है। किसी एक पॉइंट पे फील्ड अगर ई है मैग्नीट्यूड में हर एक पॉइंट पे उतनी होगी, डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पे सिमेट्रिकल ही होनी चाहिए।
अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर था तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होकर के बाहर जा रही होंगी। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर आपको जो फील्ड मिलने वाली है वो इस बार ऐसी होगी, कुछ इधर इधर इधर। दैट मीन रेडियली आउटवर्ड हर एक पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, हर एक पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, ऐसे कुछ। ठीक है क्या, समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? हर एक पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है एंड फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम होगा, ई होगा। अगेन आपको दिख रहा है ई डॉट डी एस के लिए सेम लॉजिक लगा सकते हैं। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बनेगा, बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना होगा? तो अब इस बार ये वाली लेंथ आर है, 0.3 की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या बनने वाला है? दिस विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश। ई की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू डैश। ये आ रही है क्या? ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है सब कुछ? Yes, sir. क्यू डैश बताना है, क्यू डैश क्या है? तो Yes, sir. क्यू डैश को कैसे लिखेंगे? तो मैं सिंपली इसको बोल सकता हूँ दिस इज के स्मॉल के अपॉन आर स्क्वायर। क्यू डैश को कैसे लिख सकते हैं? तो मैं इसको बोल सकता हूँ, देखिए यूनिटी मेथड लगा रहे हैं सिंपली। कैसे लगाएंगे? तो आप बोल रहे हो अलग से साइड में 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो क्यू था, तो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज रहा होगा वो कितना रहा होगा? इतना रहा होगा क्या? यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो तो इतना होगा। एंड इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वॉल्यूम आया है? कुछ ये वाला स्मॉल आर है इसकी रेडियस, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इस वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा? इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा तो वो तो आप बोलो, तो इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो तो आप कैसे निकालोगे? यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम, ऐसे ही लिखेंगे क्या? तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है चार्ज डेंसिटी एंड ये मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं तो अभी हमको क्या मिलता है? टोटल चार्ज ही मिलता है। तो यही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? चार्ज जो हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज होता हुआ मिल रहा है, एंड दिस इज क्यू डैश। क्या है ये? क्यू डैश। तो क्यू डैश की ये वैल्यू आपको मिल गई है। अभी इसको सॉल्व करने अगर तो आप यहाँ पर बोल सकते हो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू डैश इक्वल आ रहा है क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये मुझे यहाँ पर रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये एक रिजल्ट यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? ये एक रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ओके? ये वैल्यू अगर क्यू डैश की यूज कर लें तो दिस विल बी क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई कितना आ रहा है? दिस इज के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो इनसाइड जो फील्ड है स्फीयर के, स्फीयर के इनसाइड जो फील्ड है उसके लिए आप बोल सकते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। समझ पा रहे हैं ये रिजल्ट? कहीं पे कोई डाउट है किसी को बताइए। ठीक है, ग्राफ बना रहा हूं फर्दर में। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो। किसका है?
ग्राफ बना रहा हूँ ई एंड आर के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो हमें ग्राफ कैसा मिलने वाला है देखिएगा। इस बार आप जब ग्राफ बनाएंगे तो जब आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लेंगे तो आपको पता है उस इंस्टेंट पे जो फील्ड होगी वो कितनी होने वाली है, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम रखेंगे तो आपको देख रहा है कि फील्ड इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ये रिलेशन दिखा रहा है कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो आपको E एंड R के बीच का जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है कुछ इस तरह से। ओके, देन जैसे ही स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R होगी तो आपको पता है कि अब जो हमारा रिलेशन है वो ये वाला आ गया है। इन दिस केस आपको पता है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² अगर है तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या? इनफाइनाइट पे जाकर के फील्ड जीरो होगी तो इनफाइनाइट पे जाकर के उसको मिलना है तो जस्ट पैरेलल हो जाएगी लाइन। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है, इस तरफ मैंने आर की वैल्यूज ली हुई है।